शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 5 का जो पार्ट 2 बाकी था आपका 1 से लेकर 9 चैप्टर तक का दिखा देता हूं। जिन्होंने नहीं देखा भाई प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो क्लास 5 हमारे बेस का पार्ट 2 कर रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1 से लेके जो है 9 चैप्टर मैंने पार्ट 1 में कराया और अब मैं जो है आज पार्ट 10 से ले करके यहाँ से ले करके और पूरा आपका पार्ट 19 यानी कंप्लीट जो आपका ये है ये मैं पार्ट 2 में आज कराने वाला हूँ, ठीक है। आज ये पूरा आपका हमारा परिवेश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 9 चैप्टर तक हो चुका था, पार्ट 10 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझो एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे कि पेड़ पौधे का भोजन, ठीक है। और देखो अभी सभी जीव जंतु ऊर्जा भोजन से मिलती है उनको, ठीक है। केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी मनुष्य और जीव जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जानवरों पे और पौधों पर निर्भर होते हैं। अब चला समझो कैसे। पौधों में पोषण दो प्रकार से, एक स्वपोषी और एक परपोषी, ठीक है। तो पर स्वपोषी जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। और परपोषी क्या हो गए? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, ये चारों जो है परपोषी में आते हैं। यानी कि ये सभी अपने भोजन के लिए किस पे? पेड़ पौधों पे और अन्य जीव जंतुओं पे आश्रित होते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं मेरे भाई, और इसमें देखो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन होते हैं जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं, वो भी कैसे अभी आगे समझेंगे। इधर आ जाओ। अब देखो ध्यान से कि जल एवं खनिज लवण कच्ची सामग्री है। जैसे हम लोग जो है अपने भोजन के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए जल और खनिज जो है कच्ची सामग्री के रूप में है। कार्बन डाइऑक्साइड कच्ची सामग्री है। जैसे जल और खनिज जो है उनके स्रोत जो है ये मिट्टी से उनको प्राप्त हो जाता है। माध्यम क्या है? जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका स्रोत जो है वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया ना, यहाँ पे ज़मीन और हवा से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन। पत्तियों द्वारा स्थित सूक्ष्म स्टोमेटा द्वारा ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप समझो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया समझो, ठीक है। तो याद रखना कि पौधों के जो भाग होते हैं विशेषकर पत्तियों में तो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। ये प्रश्न कई बार आता है, बहुत बेसिक प्रश्न है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने का काम करता है, पत्तियों में मदद करता है ये सूर्य की ऊर्जा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस क्रिया में जो पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल एवं लवण को अवशोषित करके भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश भोजन बनाने की यह क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये रहा उसका समीकरण देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है, तो या वह अघुलनशील मंड स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाते हैं। या तो तुरंत होगा या तो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों यानी छिद्र द्वारा बाहर निकालते हैं, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। याद रखना, ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा? पर्णरंध्रों यानी छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती हैं। और जो जड़ों के द्वारा उसका अतिरिक्त जल होता है वो पत्तियों से वाष्पित होकर के बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा था, ध्यान से देख लो। कुछ डेटा है यहाँ पे लास्ट के चैप्टर्स में 10 से लेकर 19 में दिखते हैं, लाइन बाई लाइन करवा दूंगा। पौधों में भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से छोड़ते हैं। ये तो सारी चीज़ें बेसिक हैं। चलो आ जाओ। खुद पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है। तो ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पौधे जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा यानी पैरासाइट्स, पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। ध्यान रखना, जो पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, और जो दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीवी, परपोषी और मृतोपजीवी, ये तीनों डेटा क्लियर रखना भाई, कॉन्सेप्ट। आ जाओ यहाँ पे। देखो कीट पतंगों को पकड़ने के लिए कुछ विशेष प्रकार की चतुराई से भी कुछ पौधे होते हैं, उनकी जो मतलब उनकी पत्तियाँ बहुत विचित्र होती हैं। तो ऐसे पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? दलदली भूमि या तालाब के निकट पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है। ये पौधे भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कीटों को पकड़कर उनको पचाकर पूरा कर लेते हैं। नाइट्रोजन की कमी, ध्यान रखना है ये डेटा। और इधर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, बहुत सारे डेटा आपको मिलने वाले हैं। देखो आ जाओ। वीनस फ्लाई ट्रैप देखना। देखो यूपी टेट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको सारी चीज़ें पता होगी। देख लो भाई, अगर आप नए हो और आप हमारे अभी तक SCERT और NCERT सीरीज आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आज ये 3rd 4th 5th का हमने EVS कंप्लीट करा दिया हमारा परिवेश। अब इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे वो अभी आपको चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है।
पूरा पहले एससीईआरटी कंप्लीट करूँगा, इसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा। इसके नोट्स पे भी काम चल रहा है, नोट्स भी रेडी हो जाएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी यूपी पेट के जिनको नोट्स चाहिए पूरे नोट्स रेडी हो गए। 2 पॉइंट जैसे सीटेट के नोट्स हम दे रहे हैं एकदम लिमिटेड पेज में, वैसे ही आपको यूपी SSC पेट के भी नोट्स हमने बना दिए हैं। कैसे मिलेगा? 9935, ठीक है, 9935 523329 पे जा करके मैसेज कर देना भाई। सीटेट चाहिए तो मिल जाएगा, पेट चाहिए तो मिल जाएगा। साथ ही साथ सुपर टेट का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। 199 रुपीज़ में जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतरीन करो। सैटरडे संडे करंट अफेयर मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। हम मात्र 199 में आपको 88+ सेट आपको देने की पूरे प्रयास में है, यानी 13,000+ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करवाने वाले हैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस विथ फुल सॉल्यूशन। आ जाओ यहाँ पे। वीनस फ्लाई ट्रैप समझो भाई। इन पौधों की पत्तियाँ जो है चपटी होती हैं, 2 भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे, पत्तियाँ किनारों से नुकीली होती हैं। आप यहाँ फिगर में देखो, उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं तो पत्तियों के ये जो दोनों हिस्से हैं ना, ये वाले देखो, ये बंद हो जाते हैं और कीड़े उसमें क्या हो जाते हैं, देखो ये कीड़ा यहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे क्या कर देता है? गला देता है, तो पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, याद रखना भाई इस तरीके का। और देखो नेपथिन्स क्या होते हैं? नेपथिन्स ये घटपड़ पौधा भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग यहाँ देखो लंबे घड़े के आकार का, देख रहे हो आप, ऐसे लंबे घड़े के आकार का जैसा होता है। इसके ऊपर ये जो पत्ती का ढक्कन लगा होता है, तो घड़े के ऊपर जब मीठा और खुशबूदार रस निकलता है तो जिसके कारण जो कीट पतंगे होते हैं मुख के पास आते ही फिसल कर इसके अंदर आ जाते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई डेटा नहीं है, देख लो आप। यहाँ पीछे है कुछ चीज़ें, थोड़ा सा देख लो। डायरेक्ट पूछता है भाई, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस, ये नेम याद रखना इंग्लिश में भी भाई। बाकी ये तो पता है, साग सब्जी खाने वाले, मांस खाने वाले, मांसाहारी जंतु, पौधे जंतु दोनों सर्वाहारी। ठीक है, बस इंग्लिश में नेम याद रखना भाई इनका, क्योंकि एक किसी एग्जाम में मैंने देखा था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, पौधों की निर्भरता जो होती है, भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक जो एक कड़ी बन जाती है, ठीक है, वही खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। यानी भोजन की निर्भरता आप देख पा रहे हैं, भोजन की निर्भरता के आधार पे पौधों से लेकर ये मांसाहारी जंतुओं के बीच की जो कड़ी है, यही तो आपका फूड चेन है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव जो है एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर इस पूरे फूड चेन में कोई भी असंतुलन होता है तो पूरा पर्यावरण प्रभावित होगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। इस पेज में और कोई डेटा नहीं है, तो कहानी था तो थोड़ा सा बता दिया भाई। इधर भी कुछ नहीं अभी, क्योंकि ये सब दोनों पेज में कुछ नहीं। हाँ, अभी चैप्टर 11 पे आ जाओ फटाफट से। बहुत स्पीड में करा रहे हैं, टू द पॉइंट करा रहे हैं। अगला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दे, ठीक है, आप कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लग रही है भाई, अब एक लाइक और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, बहुत सारे साथी वीडियो देख रहे हैं लेकिन जो है लाइक की संख्या बहुत कम हो रही है। ऐसे भी होते हैं घर, देखो घर पक्के 1 मंजिला 2 मंजिला और साथ ही साथ बहुमंजिला कच्चे भी होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में जलवायु मौसम के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। तो ये कोई डेटा नहीं है, बस खाली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, बताते चलते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाँस के घर। देखो, जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है ऐसे स्थानों पर घर ज़मीन से कितने 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बाँस से मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। अब बाँस से अधिक समय तक पानी में रहने पर सड़ता नहीं है, अंदर से भी लकड़ी के बने घर होते हैं। तो ऐसे जहाँ बारिश अधिक होता है ऐसे जगहों पे ये जो है असम वगैरह में ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। ये सीटेट में भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने सीटेट वाले अपने नोट्स में कराया भी है। ठीक है, देख लेना, ये 10 से 12 फीट ऊँचाई वाले। अब आ जाओ बर्फ़ के घर। देखो, चारों ओर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ जहाँ रहती है, जहाँ लोग बर्फ़ की सिल्लियों के घर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। आप यहाँ देख लो, दीवार के अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती है लेकिन बाहर गिरती बर्फ़ और ठंडी हवा के अंदर आने से रोकती है। ठीक है, इसके अंदर आग जलाई जाती है जिससे घर में क्या रहता है, घर गर्म रहता है। ठीक, कहीं कहीं डेटा ज़्यादा है, किसी में भी देखिएगा बहुत कम है। मिट्टी के घर देखो, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ लोग मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। घर की दीवारें कैसी, बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी सूर्य की गर्मी से सोख कर कठोर हो जाती है और गर्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तैरते हुए घर देखो, लकड़ी के डोंगे की भांति ये नावों की तरह पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए इसे तैरता या हाउस बोट कहते हैं। देख लो आप। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा ध्यान से देखो, चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, खाते पीते हैं, अपने लिए सब्जी भी उगाते हैं, मुर्गियाँ भी पालते हैं। इन घरों को क्या कहा जाता है, तो सामपान कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है, सामपान। पत्थर के घर देख लो, ऐसे घर पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं। पत्थरों को काट कर उनके ऊपर एक एक रख करके घर बनाए जाते हैं। ऊपर मिट्टी और चूने की पुताई होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी गिरती रहती है, इसलिए इनके जो छत होते हैं वो सपाट नहीं होते हैं। देखो आप, छत सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, इनकी छत ढलाव के अनुसार होती है ऐसे।
जिससे कि इधर उधर से निकल जाए सारी चीज़ें। घुमंतु लोगों के घर देखो हमेशा एक जगह पर अस्थायी रूप से जो नहीं रहते हैं, है ना, अगर जहाँ भी उनको ठहरना रहता है तो घर अस्थायी रूप से टेंट आदि के बना लेते हैं, ठीक है। जैसे बाढ़ और किच में लोग आए इस तरह के घर बना के रहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। एक थोड़ा सा डेटा यहाँ पे है, इसको भी थोड़ा देखते चलो आप। देखो बिना दीवार के घर, अमेजन के जंगलों में बहुत पानी बरसता है, बहुत गर्मी पड़ती है। उमस से बचने के लिए यहाँ ताड़ की पत्तियों को खंभों से टिकाकर बड़ी गोलाकार छत बनाते हैं। इसमें दीवारें नहीं होती है, छतें 20 फुट की पत्तियों के ताड़ की पत्तियों में। थोड़ा सा डेटा इसको देखो भाई। इस चैप्टर में तो कुछ नहीं है, मतलब इस पेज में कुछ नहीं है। आ जाओ। आपदा का अर्थ क्या होता है? अचानक आने वाला संकट। बहुत बेसिक है। आपदा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा और मानव आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृतिजन्य होती हैं, यानी जो आपदाएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे याद कर लो भूकंप, बाढ़, सूखा, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं क्या हैं? जो मानवजन्य होती हैं, मानव द्वारा जो जनित होती हैं, जैसे आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, रासायनिक दुर्घटनाएं और जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल दुर्घटना, ये सब जो है मानव जनित है। बाकी इसमें कोई डेटा नहीं है। यहाँ भी आ जाओ। देखो इसमें चीज़ें बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं इसको समझो। कह रहा है कि हमें मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए संकट के समय। खतरों की पहचान करना, उनसे निपटने की तैयारी करना, बचाव राहत केंद्र, ये सब खाली बस ऐसे ही कर दिया था मैंने, लेकिन डेटा नहीं है यहाँ पे। भूकंप क्या होता है? भूमि को कँपाने वाली जो बिना आपदा है भूकंप है। क्या करना है, कैसे बचना है? मजबूत में डेस्क के नीचे छिप जाना, मजबूती पकड़ लेना, पुराने कमजोर भवन से भाग जाना, लिफ्ट का प्रयोग ना करना, सीढ़ी का प्रयोग करना, ये सब बहुत बेसिक है। इतना आपका विवेक इतना काम करेगा यहाँ पे। आग से क्या है? लापरवाही से आदि में है भाई, इसमें कोई डेटा नहीं था इस पेज में, ठीक है। देखो कभी भी आग से बचने के रेंगते हुए बाहर निकल, मुँह ढक करके, ठीक है। शरीर के कपड़ों में आग लग जाए तो दौड़े नहीं, ज़मीन पर लेट जाएं जिससे कि आग बुझ जाए, ठीक है। चप्पल पहन के ही आग वाले स्थान पर प्रवेश करें। बालू, समन यंत्र, पानी आदि का प्रयोग करें आग बुझाने के लिए। बाढ़ क्या होता है? जहाँ रिहायशी क्षेत्रों को जलमग्न हो जाता है वही बाढ़ हो जाता है। बिजली के तार गिरे हो उधर ना जाएं बारिश के समय में। बाढ़ के समय बिजली के स्विच को बिल्कुल ना छुएं। घर के कीमती सामान और महत्वपूर्ण कागज सुरक्षित रख लें। और बाढ़ में अक्सर जल जनित रोग फैलते हैं। ये देखो, ये इसमें भी कोई बहुत विशेष डेटा नहीं था। बाकी यहाँ कुछ नहीं है भाई, इस पेज में भी कुछ नहीं है। यहाँ आ जाओ, चैप्टर 12 जल है तो कल है तो प्याऊ समझ लो। आपने देखा होगा कई जगहों पे जो है गर्मी के दिनों के लोग पानी पीने की व्यवस्था करते हैं ऐसे इस तरीके से, तो उसी को वो जो व्यवस्था है वही प्याऊ कहलाती है। बाकी इस पेज में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, इस पेज में आ जाओ। देखो सीधे एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई भी चीज़ प्रयास है कि एक भी लाइन कोई मिस ना होने पाए, ठीक है। तो इसलिए आप अपना प्यार सपोर्ट कमेंट बनाएं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे भाई। देखो अब देखो पोषक तत्व जो होते हैं वो पानी में घुलकर जड़ों तक पहुँचते हैं, ये सब कोई नहीं है। यहाँ देखो सिंचाई के समय कुछ परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे कुआं, तालाब सिंचाई, ये पहले के परंपरागत स्रोत है। पहले इसी के माध्यम से सिंचाई होती थी, लेकिन आजकल तो नलकूप हो गए, नहरें बना करके तमाम बिजली चालित पंपों का उपयोग करते सिंचाई करते हैं। इसमें भी कोई डेटा नहीं है। यहाँ आ जाओ। देखो कुछ ऐसे भी फसल होते हैं जिनको धान की मतलब पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसे धान, इनको अधिक पानी चाहिए। और गेहूं, चना, मटर तो धान की तुलना में इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पानी के साथ साथ तेज़ धूप भी चाहिए, जैसे ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा। बाकी इसमें कोई डेटा नहीं है। यहाँ आ जाओ भाई। हैंडपम्प, ट्यूबवेल, बोरवेल द्वारा भूमिगत जल को बाहर निकाला जाता है, बस और कुछ नहीं इसमें। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना मेरे भाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें? 3rd, 4th, 5th तो आज ये कंप्लीट हमारा परिवेश। सिंचाई के लिए ड्रिप या टपक या स्प्रिंकल छिड़काव विधि मैंने कल ही इस पर डिस्कस कर लिया था। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ समझ लो। भूमिगत जल की कमी के कारण समझो। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग से इसमें कमी आ रही है। सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे कमी आ रही है। तालाब, पोखरे जैसे जल के प्राचीन स्रोतों का ध्यान नहीं रख रहे, इससे भूमिगत जलों में कमी आ रही है। घरेलू कार्यों के लिए हम से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकाल रहे हैं, इस वजह से भूमिगत जल में कमी आ रही है। वर्षा के जल को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आ रही है। ठीक है, चलो इसमें कोई नहीं था, बस एक जो है विवेक के लिए जानकारी दी गई। देखो यहाँ पे डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार मौर्य काल में जो लोग थे वो जल के महत्व को भलीभांति परिचित थे। मौर्य काल, कौन से काल? मौर्य काल में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिलती है मौर्य काल में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल जो थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अच्छा डेटा है, याद रखना। किसने? उनके जो राज्यपाल पुष्यगुप्त थे उन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर कुएं खुदवाए थे, प्याऊ बनवाए थे, जो भी पीछे बताया मैंने। गुप्त शासकों के द्वारा भी जल संरक्षण का कार्य किया गया। सम्राट स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। जो पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, उन्होंने सुदर्शन झील बनाया, लेकिन पुनर्निर्माण सम्राट स्कंद गुप्त ने कराया, ठीक है। करवा कर लोगों को जल संकट से दूर किया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ साथ कई बड़ी बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया। ये डेटा है भाई।
जल का संचयन या पुनर्भरण भी किया जाता है। आप देख सकते हैं बारिश से आने वाली तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत पे इकट्ठा करना, ठीक है, गड्ढों द्वारा इकट्ठा करना, नलकूपों द्वारा वर्षा के जल को इकट्ठा करना। मतलब ये जो पानी को कलेक्ट करने का जो तरीका है वो जल का संचयन और पुनर्भरण कहलाता है। ठीक है भाई, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। चलो 14 फटाफट से देख लो, 10, 11, 12, 13, 14, 5 चैप्टर, 4 चैप्टर हो गए, 5वें पे आते हैं। फटाफट से देखो, जल के गुण एवं जल प्रदूषण समझो ध्यान से। पानी जो तरल पदार्थ होता है ना, पानी, उनका कोई आकार नहीं होता। जिस भी बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेंगे। ठीक है, देखो एक सिंपल सा पानी लो, आप ग्लास में डालो, कटोरी में डालो, लेकिन वो उतना ही है, बस आकार चेंज हो गया। ठीक है, तो पानी जो जगह घेरता है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। इसकी माप क्या है? इकाई लीटर में। ठीक है, इसके जो लिक्विड है तरल पदार्थ उसको लीटर में नापते हैं। आ जाओ नीचे थोड़ा सा देखो। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, इनको विलेय कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाए वो विलेय कहलाते हैं। और विलेय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को विलायक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते, जैसे शरबत हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, चीनी और नमक, चीनी, नमक, ये सब जो है आपका क्या हो गया, नींबू, तो ये आपका विलेय हो गया। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे चाक, पाउडर, रेत। ठीक है, द्रव में किसी विलेय पदार्थ को घुलने पर जो बनता है वो क्या कहलाता है? विलयन। तो शरबत जो हो गया वो विलयन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पानी विलायक हो गया, और बाकी आपका चीनी जो है विलेय में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखो भाई, इस पेज में ऊपर कोई डेटा, नीचे आ जाओ। विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा खुल जाती है। भाई जैसे पानी ले लो, आप कोई गिलास ले करके आधा चम्मच चीनी डाल करके उसको मिला रहे हो, बार बार मिला रहे हो, मात्रा बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, कि एक समय आएगा कि वो चीनी जो है एक निश्चित समय के बाद घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर उसके ताप में वृद्धि यानी गर्म कर दो तो फिर से थोड़ी मात्रा में घुल जाएगा। ठीक, तो यानी विलायक में ताप वृद्धि होने से विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल में अविलेय हैं परंतु अन्य द्रवों में विलेय हैं, जो जल में तो नहीं घुलते लेकिन अन्य में घुल जाते हैं। जैसे मोम और तारकोल जो होते हैं वो जल में अविलेय हैं, लेकिन मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल में क्या हो जाते हैं? विलेय हो जाते हैं। ध्यान, ये इंपॉर्टेंट, मोम और चारकोल। इस पेज में कोई डेटा नहीं है, यहाँ आ जाओ, फटाफट से करते हैं। देखो, कीटाणु, नंगी आँखें, हैंड लेंस, विशेष उपकरण। यहाँ देखो, पानी में भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। देखो, दूषित जल से पीने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, हैजा होता है। पेचिस में पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त आएगा। उपाय क्या है? हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करें। टाइफाइड, तेज बुखार, भूख ना लगना, ये इससे जो है लक्षण दिखते हैं। सिर दर्द टाइफाइड में पानी का प्रयोग करो स्वच्छ। पीलिया, आँख, नाखून, पेशाब का पीला होना, ये भी स्वच्छ पानी का प्रयोग करो। हैजा, ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना, स्वच्छ पानी का उपयोग करो, हाथों की सफाई करो। ये पेचिस, टाइफाइड, पीलिया जल जनित रोग हैं। जल का एकत्र होने से कुछ और बीमारियां फैलती हैं, जैसे मलेरिया। तो मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है। सर्दी आएगी, सिर दर्द होगा, बार बार बुखार आएगा। कौन सा? मादा एनोफिलीज मलेरिया के लिए। आज भाई डेंगू भी देख लो फटाफट से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लो। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। कौन से भी? सिनकोना वृक्ष, कुनैन नामक औषधि। डेंगू देख लो, इसको एडीज मच्छर। देखो, मलेरिया एनाफ्लीज और डेंगू एडीज मच्छर। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और घर के आसपास रुके हुए पानी में नहाते हैं, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, तेज़ बुखार आएगा, लाल चिकत्ते बनेंगे, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। ये डेंगू है। बचाव क्या है? तो पानी को हमेशा साफ़ करें, रुके हुए पानी को साफ़ करें। एडीज मच्छर रुके हुए पानी में ही पैदा होते हैं। फूल और पक्षियों एवं जानवर को पीने के पानी के जो बर्तन है, फूल को जो है साफ़ करते रहें, और फूलवाही का कपड़ा पहनें। ठीक है, बाकी इधर कोई डेटा नहीं। चिकुनगुनिया में आ जाओ। चिकुनगुनिया विषाणु यानी वायरस जनित होता है। वायरस एडीज मच्छर, समझना, एडीज वही जो डेंगू वाला काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटते हैं। इसमें रोगी को जोड़ों में दर्द के साथ साथ आपको देखेंगे तेज़ बुखार होगा। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, जोड़ों में सूजन, ये सारी चीज़ें समस्या आएंगी। चलो यहाँ पे आ जाओ। पानी को उबाल कर ठंडा करके छान के पिया जाता है। जो पानी की जो बड़ी टिया पानी स्टोर किया जाता है उसमें कौन सा पाउडर डालते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको शुद्ध किया जाता है। साथ ही कुएँ के पानी में कौन सा डाला जाता है? तो लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये दोनों याद रखना। यहाँ कुछ भी डेटा नहीं है मेरे भाई। आ जाओ यात्रा पे, आ जाओ फटाफट से, इसको समझो। यात्रा, सीएनजी क्या होता है? सीएनजी से प्रदूषण कम होता है। इस पेज में बस, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ। डीजल का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम को कई चरणों में ठंडा करने से एक चरण में यह प्राप्त होता है, डीजल। ठीक है, बाकी इस पेज में कुछ भी डेटा नहीं है। यहाँ आ जाओ भाई। सीएनजी, इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर को संकुचित करके
वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और हवा से हल्की होती है। इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। आ जाओ भाई, वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाम दिया है। प्रदूषण काफ़ी कम करता है, सीएनजी का खर्चा कम होता है और पर्यावरण के लिए सीएनजी अच्छी होती है पेट्रोल और डीजल की तुलना में। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड का उत्सर्जन भी कम करता है। ठीक है भाई, तेल का भंडार सीमित है और प्रत्येक बूंद को बचाओ। गाड़ी अगर रोक रहे हो तो इंजन बंद कर दो। ठीक है, बाकी इन दोनों पेजों में आप देख सकते हैं कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं। देखो इस पेज में भी कुछ नहीं है, इस पेज में भी कुछ नहीं है। आ जाओ 16 जल्दी जल्दी करते हैं, 3 चैप्टर और बचा हुआ है भाई। बीज ही बीज, देखो एकदम टू द पॉइंट करा गया है। आप लोग कमेंट करके बताओ और चैनल को जो लोग अभी नए हो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। ठीक है, कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। क्लास 3, 4, 5 का आज ये हमारा परिवेश कंप्लीट हो गया, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बीज, आप देखो जो बीज आपने देखा होगा ना कि आप कई प्रकार होते हैं, जैसे एक सिंगल वाले बीज होते हैं, एक बीज, किस्में में अनेक होते हैं। आम, बेर, जामुन में एक बीज होते हैं, पपीता, अमरूद, टमाटर में अनेक बीज होते हैं। ठीक है, देखो अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए हम करते हैं वो बीज कहलाते हैं। इसमें डेटा नहीं है, यहाँ आ जाओ। देखो अच्छी बीज कैसे पहचान? जो पानी डालने पर ऊपर जाता है वो खराब है और जो नीचे की तरफ बैठा रहता है वो अच्छी बीज है। ठीक है, चलो भीगे हुए चने या सेम का बीज लें, इनका जो बाहरी आवरण है उसे बीज चोल कहते हैं। देखो ये जो है ना, उसको छील करके बाहर निकालेंगे, बाहरी आवरण बीज चोल, सीड कोट कहते हैं। 2 हल्के पीले रंग की संरचना दिखाई पड़ती है, जब इनको हम खोलेंगे तो देखो हल्के पीले रंग की संरचना, इसे बीज पत्र कहते हैं। ये देख रहे हो आप, अलग अलग करने पर। यहाँ आ जाओ, देखो दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं और निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहा जाता है। ध्यान से देखना। आ जाओ, ये फिगर थोड़ा सा देख लो आप। ये देखो ऊपर वाला प्रांकुर है और निचला भाग मूलांकुर है। ठीक है, यहाँ देखो मूलांकुर जो होता है ये जड़ तथा प्रांकुर जो होता है वो तना से बनता है। अंकुरित अंकुरित बीज के भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई डेटा नहीं है। यहाँ आपको मैंने दिखाई दिया बीजों का अंकुरण कहता है। बीज से नन्हे पौधे, नवोद्भिद बनना बीज का अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन। भाई बीजों का अंकुरण कैसे होगा? हवा, पानी और उचित ताप मिलेगा तभी तो होगा। इस पेज में कोई डेटा नहीं है, इस पेज में भी कोई डेटा नहीं है, यहाँ भी कोई डेटा नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, इसमें थोड़ा सा डेटा बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखो 17 चैप्टर विश्व में भारत, देखो फटाफट। पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। 2 चैप्टर और बचे हैं। पृथ्वी का गेंद गोलाकार का लघु प्रतिरूप मॉडल ग्लोब कहलाता है। देखो पृथ्वी गोल दिख रहा है ना, गेंद की तरह, ये उसका मॉडल होता है जिसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश भाग नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये जल राशि और महासागरों को दर्शाता है, ये आप जो देख पा रहे हो। ठीक है, शेष भाग स्थल को दर्शाता है। लगभग 71% भाग जो है हमारी पृथ्वी पर है वो जल के रूप में, 29% भाग लगभग जो है स्थल के रूप में। बड़े बड़े स्तरीय भाग महाद्वीप हैं और जो महाद्वीप महासागरों द्वारा अलग किए जाते हैं। ये फिगर है जिनमें आपको नाम दिया गया है महासागर महाद्वीप का। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। देखो 5 महासागर और 7 महाद्वीप होते हैं, याद रखना। 5 महासागर कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर, ये आपको पता होगा। ठीक है, देखो प्रशांत महासागर सबसे अधिक सर्वाधिक गहरा जो है सागर कौन सा है? प्रशांत है। ये पूछा गया बीपीएससी TRE 4 में भी, TRE 3 में भी पूछा गया था। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला है। सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। पूछा गया था कि जो मेरियाना गर्त है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। अब यहाँ देखना, पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में भी आता है। जरा इस पे आने से पहले यहाँ देख लो, ग्लोब का कागज़ पर समतल प्रस्तुतिकरण मानचित्र कहलाता है। बहुत बड़े स्थल खंडों को महाद्वीप और विशाल जलराशियों को महासागर कहते हैं। यहाँ जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जिनको नहीं समझ में आ रहा भाई, इधर फिगर है, यहाँ देख लेना। ठीक है, इतना आपको लोग वो ये आइडिया होगा कहाँ पे स्थित है, याद रखना। ये हो गए आपके महाद्वीपों के नाम। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हिमालय पर्वत भी इसी पर स्थित, विश्व की पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप पे है, ऊंचाई 848 मीटर। एशिया में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, भारत भी हमारा एशिया महाद्वीप में है। पृथ्वी का धरातल पर्वत पठार मैदान से युक्त है। आसपास के धरातल से ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत। इसका शिखर संकुचित और शंक्वाकार होता है। पर्वत साधारणतः किसमें पाए जाते हैं? समूह में पाए जाते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है, याद रखना। विश्व की कुछ प्रमुख श्रेणियाँ देख लो, हिमालय, कुनलुन, हिंदुकुश, काराकोरम, एटलस, है ना, रेकेंसबर्ग, यूराल, आल्प्स, काकेशस, रॉकीज,
अपलेशियन ग्रेड, डिवाइडिंग रेंज, एंडीज, ये सब जो है कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं विश्व की। ठीक है, चलो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेटा है, फटाफट से और स्पीड बढ़ाते हैं। देखो, पृथ्वी पर रूप से ऊँचे भाग चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। ये ऊपर से उबड़ खाबड़ होता है, किनारे पे जो सामान्यतः गड्ढे ढाल वाले होते हैं इसके। हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग पठार है। विश्व के प्रमुख पठार देख लो, पामीर का, तिब्बत का पठार, दक्कन का, ईरान का पठार, अरब का, कोलोराडो का पठार, ठीक है, कोलंबिया, ब्राज़ील की उच्चभूमि, बोल्विया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, याद रखना। ठीक है भाई, मानचित्र लेके बैठना। ठीक, समतल परंतु निचला भाग मैदान कहलाता है। प्राय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग आपने पढ़ा पिछली क्लास में। प्रमुख मैदानी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, हवांग हो का मैदान, ये सब जो है आपके जो है प्रमुख मैदान क्षेत्र हैं। ठीक है, विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ याद कर लो, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, है ना, इरावदी, मेकंग, हवांग हो, नील, जायर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, पराना, पराग्वे, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट्रल लॉरेंस, डेन्यू, टेम्स, राइन, गोल्गा आदि है। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी नदी है, याद रखना। और सबसे बड़ी नदी पूछे तो क्या रहेगा, वो अमेजन नदी। ठीक है, अध्यापक की सहायता से ये तो हो गई, कोई डेटा नहीं। फिर क्या कह रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये भारतीय पड़ोसी देश हैं। भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पूरब में बंगाल, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पे सब फिगर के माध्यम से पड़ोसी देशों के नाम, और इधर तीनों तरफ से जो है आपको दिख रहा होगा महासागर। ठीक, अब आ जाओ भाई, एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये यहाँ पे देखो, ये वाला पेज देखो आप, ये और फिर ये। अब इसके बाद ना ये वाला, इसके बाद देखो फिर से रिपीट होगा। देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ये सेम चीज़ है, ये जो है, और यहाँ देखो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया क्योंकि ये रिपीटेड है। ये वाला भी पोर्शन देखो मैंने कट कर दिया, ये भी रिपीटेड है। देखो आप कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 1 2, और ये वाला देखो, इसको भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये पेज भी यहाँ का रिपीटेड है, देखो यहाँ का। ठीक है, ये दक्षिण वाला यहाँ मैं पढ़ा दूंगा दक्षिण का पठारी भाग, इसलिए मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब रिपीटेड है। ठीक है, 3 यहाँ पे रिपीटेड है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ वीडियो कैसी लग रही है, और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि अब हमने जो है क्लास 3rd 4th 5th का जो है आपका हमारा परिवेश कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, ध्यान से देखो। भारत में कितने 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाई ये ध्यान रखना, पहले का डेटा है, याद रखना। 26 जनवरी 2020 को जो है ये जो दादर है, ये ध्यान रखना, ये देख रहे हो आप, दादर, देखो दादर नगर हवेली, दमन और दीव। तो इसमें समझ लेना, दोनों को मिलाकर दादर नगर हवेली और दमन दीव के नाम से संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना गया। ठीक है, ये जो दमन और दीव था, इसी के साथ इसको संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी अब दमन और दीव अलग से एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे। ठीक है, 26 जनवरी 2020 याद रखना, इसलिए यहाँ पे 8 हो गए। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलो अब आ जाओ, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा शिक्षक भर्ती में। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल। भाई मैं इसको नहीं बताऊंगा। महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। भाई ये सब बहुत चीज़ें आपको खुद से करना। ठीक है, और यहाँ आपको देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, ये राजधानी से प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको रट लो। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली है। ठीक है, सिलवासा, दमन द्वीप दमन, दिल्ली, लक्षद्वीप जो है कावरत्ती, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, लेह, ये आप देख लेना। ठीक, यहाँ आ जाओ, देखो हमारे देश का प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा है। प्राकृतिक संरचना भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, तटीय मैदान एवं द्वीप। ये नाम डायरेक्ट पूछ लेता है। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, ये भारत के उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। ये हिमालय पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। 3 समांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है। ये क्रमशः बृहत हिमालय या हिमाद्री नाम है पहले का, हिमाचल या मध्य हिमालय एवं शिवालिक, ये 3 हो गए। ठीक है, आ जाओ। उत्तर का विशाल मैदान समझो, हिमालय से बहकर दक्षिण की ओर आने वाली तथा पठार से बहकर उत्तर की ओर आने वाली नदियों से आई जो उपजाऊ जड़ोल मिट्टी है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। यह पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान।
यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो सतलज है, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल, टोन, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। ये पूछता है तो ये नाम याद रखना, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया। थार का मरुस्थल देख लो। भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान राज्य स्थित है। इसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा बालू का विस्तार है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ रेत के टीले दिखाई देते हैं जिसे बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ एकमात्र साधन है आवागमन का ऊँट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक। आ जाओ भाई यहाँ ये क्या कह रहा है? दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। इनके प्रमुख है बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मालवा पठार, दक्कन का लावा पठार, चंबल, बेतवा, टोन, सोन, नर्मदा, तापी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ दक्षिण के पठारी भाग में बहती हैं, ठीक है। तटीय मैदान देख लो। दक्षिण के पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तट के सहारे लंबे और सक्रिय तटीय मैदान हैं। पश्चिम की ओर मैदान को पश्चिम तटीय, पूर्व की ओर को पूर्वी तटीय कहते हैं। हमारे देश में समुद्र में मध्य अनेक द्वीप हैं। कई द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप, ठीक है। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे देश में: सदाबहार, पतझड़ या पर्णपाती, मरुस्थलीय कांटेदार, पर्वतीय वन, वेलांचली या डेल्टाई वन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सदाबहार वन पूरे साल भर हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। वन अधिक, तो यहाँ पे जो है वन अधिक होते हैं, वर्षा वाले गर्म स्थानों पर ही जो है अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझो सदाबहार वन जो होते हैं ना, वो इस प्रकार के वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तथा पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पे भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। इसके प्रमुख वृक्ष याद कर लो: रोजवुड, महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, आबनूस, नारियल, ये सब है, ठीक है। पतझड़ या पर्णपाती वन याद रखना, ये मानसूनी वन भी इनको कहते हैं। और शीतकाल में ये क्या करते हैं? यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इन्हें पतझड़ पर्णपाती वन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में ये फैले हुए हैं। शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेम, पलाश, बेल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय कांटेदार वन देख लो। यहाँ कम वर्षा वाले पठारी भागों में मरुस्थलीय वृक्ष देखने को मिलेगा। कीकर, खजूर, बबूल, खेजड़ी जैसे कांटेदार वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये तो वही सेम चीज़ है जो रिपीट हुआ है। देखो ये पूरा रिपीटेड है, इसको हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, यहाँ से डेटा देखो। पश्चिमी एवं मध्य भारत के कम वर्षा वाले पठारी स्थानों पर थार के मरुस्थल में इसका विस्तार पाया जाता है। पर्वतीय वन देखो। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन होता है। हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वतों पर होता है। चिनार, स्प्रूस, सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सब वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं पर्वत वनों पर। साथ ही साथ दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में मंगोलिया, लेरेस, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वेलांचली या डेल्टाई वन देखो। समुद्र के किनारे दलदली भागों में नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। इसमें नारियल, ताड़, सुंदरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरी नामक वृक्ष पाने के कारण अधिकता में यहाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इन्हें सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा यहाँ आ जाओ भाई, 18, 19 2 चैप्टर और बचे हैं, फटाफट से देख लो, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान का शासन व्यवस्था देखो भाई, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये कंप्लीट, बस 2 चैप्टर बचे हुए हैं। देखो संविधान बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे संविधान सभा कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनी जिसके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। चलो 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन का समय लगा था। सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण कराया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। देखो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, नियम कानून बनाए जाएंगे। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। हमारा देश समाजवादी राज्य कहेगा। लक्ष्य समाज की आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करना, देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करना, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार ये अपडेट कर दिया गया, उनको 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार। 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में वोट डालते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है। बालिकाओं को भी बालिकों के समान अधिकार है। पालन पोषण, शिक्षा, सुरक्षा समय, ये खाली बस इसी तरीके से डेटा नहीं भाई। ये 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट कर लेना। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्यों में राज्य सरकार। देखो केंद्र सरकार के 3 अंग देख लो। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना, ठीक है। चलो भारतीय केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। उच्चतम कौन सा, निम्नतम याद रखना। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए, 25 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट करते हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन है, इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल 6 वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को MP यानी सांसद कहते हैं। सांसद को दोनों सदनों से मिलाकर देश के लिए कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति की सहमति से ये कानून बनता है। देखिए, कार्यपालिका कानून को लागू करना समझो। केंद्रीय कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक भी होता है। 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की ही सलाह पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान देना, थोड़ा लाइट चली गई है मेरे भाई, थोड़ा सा देखो आप क्या कह रहा है, फिर से समझना। राष्ट्रपति की सहायता सलाह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है ये। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कार्यपालिका बनती है। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। ठीक है, यहाँ देख लो, राष्ट्रपति देश की जल, थल एवं वायुसेना सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश, नियम कानून बनाना, ये सब जारी करना, ये सब राष्ट्रपति के अंतर्गत है। राज्यों में राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, ये सब राष्ट्रपति की विशेषता बताई गई हैं। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना, नियमों कानूनों की रक्षा करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना मेरे भाई। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है और एक खंडपीठ लखनऊ में। जिला न्यायालय, जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं जिन्हें जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये दोनों में अंतर समझ में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और जिला न्यायालय की राज्यपाल। ठीक है, और ये डेटा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है भाई, थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई है लेकिन ख़त्म करना था इसलिए जो है पूरा कंप्लीट कराया गया। लास्ट चैप्टर फटाफट देख लो। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोलियाँ पाई जाती हैं, विविधताएं। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व हैं कुछ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय पर्व हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और हम लोग राष्ट्रीय पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी याद कर लेना। स्वतंत्रता के बाद जो नियम कानून बनाए गए देश के लिए वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, गणतंत्रता घोषित हुआ। अब देखना ध्यान से, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कितना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। एक सूत्र में बांधे पूरा देश इन्हें बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में जानता है। और डेटा नहीं है भाई, फटाफट से देख लो, बहुत बेसिक चीज़ है, फिर ये कंप्लीट होता है। राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय ध्वज देख लो, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लो। देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिन्हें राष्ट्र प्रतीक कहा जाता है। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, तिरंगा कहते हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा होता है। मध्य में 24 तीलियाँ होती हैं। केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद शांति का, हरा रंग धरती की हरियाली का और चक्र उन्नति की ओर अग्रसर करता है। राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 52 सेकंड का समय में इसको गाया जाता है। सावधान मुद्रा में खड़े होकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है ये झंडा फहराने के बाद जनगण मन का गान किया जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बाकी आप देख सकते हो, राष्ट्र पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो रहा है मेरे भाई। सिक्कों रुपये पर राज चिन्ह दिखता है जो अशोक स्तंभ लगाया गया है। राष्ट्रीय एकता की पहचान है हमारी। देखो लगभग 15,550 किलोमीटर लंबी जो हमारी स्थल सीमा है, समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर लंबी है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना आप देखते हो मिल करके काम करती है। भारत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। रक्षा संबंधी कार्य रक्षा मंत्रालय देखता है जिसके मुखिया रक्षा मंत्री हैं। और भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना अलग अलग सेना अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय देश राजधानी नई दिल्ली में है। सेना के कुछ अर्धसैनिक बल भी हैं, सीमा सुरक्षा बल हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल, तटरक्षक बल हैं, देश की सीमाओं पर तैनात होते हैं। ठीक है, और देखो पुलिस, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अन्य संगठन भी काम करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख लो लास्ट, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र युद्धों के कारण यदि देश की सुरक्षा संकट में तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसी के साथ भाई ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो अभी मेरे को बताओ आप लोग,
अब आपका मैंने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तीनों का हमारा प्लेलिस्ट कंप्लीट करा दिया। वीडियो कैसी लगी, क्या ये सीरीज आगे कंटिन्यू करूँ, अगला कौन सा चैप्टर SCERT का कराऊँ, सब्जेक्ट नहीं बताओ। चलो धन्यवाद।